हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए जेई एडवांस के बहुत ही क्रिस्पी कॉन्सेप्ट्स लेकर के आया हूं। ये क्रिस्पी कॉन्सेप्ट केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है। केमिकल काइनेटिक्स भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। आप किसी भी चैप्टर को कम बेसी नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि जेई एडवांस के नजरिए में कब कौन सा चैप्टर जबरदस्त बन जाए और कौन सा चैप्टर से क्वेश्चंस के संख्याएं बढ़ जाए, नो वन नोज, है ना। तो जेई एडवांस ये खेल खेलता रहता है लगभग। तो हर एक चैप्टर के मजेदार कॉन्सेप्ट, क्रिस्पी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पकड़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि आखिरकार वो कॉन्सेप्ट्स क्या कहना चाहता है। वो कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आप किस तरह के सवाल को लगा सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में किस तरीके के सवाल आ सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट में कौन कौन से फॉर्मूलाज है, कौन कौन से चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं जेई एडवांस के इस टॉपिक को। तो आपके सामने जो टॉपिक आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? वो आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस का। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन जिसको हम लोग सक्सेसिव रिएक्शंस भी कहते हैं, इसको हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन भी कहते हैं। या सीक्वेंस में होना या सक्सेसिव होने का मतलब क्या होता है, या कॉन्जिक्यूटिव होने का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। इसका मतलब तो यही निकल करके आता है कहीं ना कहीं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको ए से सी में जाना है, तो अगर आप डायरेक्ट फॉर्म कर दे रहे हैं तो ये कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन नहीं हुआ, ये सीक्वेंशियल रिएक्शन नहीं हुआ, ये सक्सेसिव रिएक्शन नहीं हुआ। एक्चुअली में जब आप ए से बी में जाओगे और बी से सी में जाओगे, तब यहां पर कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन का कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। मतलब आप डायरेक्ट नहीं प्रोडक्ट तक पहुंच पा रहे हैं, आपको किसी ना किसी बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो करना पड़ेगा। आपको बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो करना पड़ेगा। आ रही है क्या बात समझ में आपको? तो ए से बी में जाओगे, फिर बी से सी में जाओगे। मतलब यहां बीच में जो ये प्रोडक्ट्स बन रहा है, ये इस बात का संकेत दे रहा है कि रिएक्शन डायरेक्ट नहीं हो रही है। ऐसे रिएक्शन को कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन या सक्सेसिव रिएक्शन या सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। आपको पता, हर एक रिएक्शन के लिए एक अपना रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो अगर आप यहां पर देखें, ए से बी में ये गया, बी से सी में गया, ए से बी में जाने वाला यहां पर इसका रेट कांस्टेंट K1 है, बी से सी में जाने वाले का रेट कांस्टेंट K2 है। क्लियर? तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट वन ऑब्टेन्ड थ्रू द वेरियस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, वही बात को यहां पर आपको बताया जा रहा है। अब इसमें सवाल क्या होता है? सवाल किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है एट अ सर्टेन टाइम आफ्टर, मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद मान लीजिए टी समय पार हो चुका है, और उस टी समय के बाद आपको पूछ देगा कि बताइए ए का कंसंट्रेशन क्या है उस टाइम टी पर, बी का कंसंट्रेशन क्या है उस टाइम टी पर, सी का कंसंट्रेशन क्या है उस टाइम टी पर। तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। हम लोग ज़्यादा डेरिवेशन वाले पार्ट में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्रिस्पी कॉन्सेप्ट शॉर्ट टाइम में लेकर के आ रहे हैं। तो आपको ये फॉर्मूलाज तो एट लास्ट, अगर आप डेरिवेशन में भी जाते हैं तो एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं होने वाला है कि आप बैठ के डिराइव करें। तो फॉर्मूलाज आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। तो ये फॉर्मूलाज आपके पास कौन सा है? अगर आपको ए का कंसंट्रेशन निकालना है टाइम टी, तो हो जाएगा ए नॉट ई टू द पावर माइनस K1 इंटू टी। एक चीज और याद रखिएगा, यह चाहे हम पैरेलल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हो पिछले लेक्चर में, चाहे इस लेक्चर में हम कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे रिएक्शंस पता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करते हैं। यही हमारे सिलेबस में है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, मेरी बात को सुनना ध्यान से, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है कि उसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करना है, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस चीज को लेकर के चलते हैं कि ये चाहे आप ए से बी में रिएक्शन करा रहे हो, चाहे बी से सी में करा रहे हो, ये सारे के सारे किस ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सारे फॉर्मूलास आपके डिराइव होते हैं। क्लियर? तो आपको अगर एट एनी टाइम टी ए का कंसंट्रेशन निकालना, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए नॉट ई टू द पावर माइनस K1 इंटू टी। इट इज जस्ट सिमिलर लाइक व्हाट? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का यही तो रिलेशन आता है जब हम लोग डिराइव करते हैं तो। क्लियर? अब यहां पर आगे क्या हो गया, जब आप बीटी निकाल रहे हैं तो खाली बी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, एक तरफ से बी बन रहा है, दूसरे तरफ बी कंज्यूम भी हो रहा है सी बनाने में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब आप बीटी निकालोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा K2 ए नॉट K2 माइनस K1 ई टू द पावर माइनस K1 इंटू टी माइनस ई टू द पावर माइनस K2 इंटू टी। इसको याद करने का बहुत ही इजी तरीका है, आपको पता है ना, ये ई टू द पावर K1 माइनस टी है, वैसे ई टू द पावर
K2 माइनस टी भी आ जाएगा, क्योंकि B फर्दर पार्टिसिपेट कर रहा है। बोलेंगे सर सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट इसीलिए कर रहे हैं, एक साइड से तो इतना जितना ये A खर्च होगा उतना B बनाने में, उतना उससे कुछ अमाउंट ऑफ B C बनाने में खर्च होगा, तो इसीलिए इस पार्ट को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और आपको लास्ट में मल्टीप्लाई करना K2 बाई K2 माइनस K1। तो ये फॉर्मूला भी आई होप तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया होगा। 3 से 4 बार आपको लिखना पड़ेगा, एक बार याद करना पड़ेगा, बिना देखे आपको 3-4 बार लिखोगे, दिमाग में फिट हो जाएगा। देखते रहना एग्जाम तक, फॉर्मूलाज नहीं भूलोगे। क्लियर? अब आपको C निकालना है एट एनी टाइम T, तो फॉर्मूला हो जाएगा A नॉट 1 माइनस K2 इंटू ई टू द पावर K1 इंटू टी माइनस K1 इंटू ई टू दी पावर। बस यहां पर क्या हुआ है, अगर यहां K1 है तो आगे K2 से मल्टीप्लाई कर देना, यहां K2 है तो आगे K1 से मल्टीप्लाई कर देना, और यहां पर K2 माइनस K1 है, आगे में 1 माइनस लगा देना, A नॉट से मल्टीप्लाई कर देना। बस दैट्स इट, द फॉर्मूला इज इन फ्रंट ऑफ यू। कि आपको अगर C का कंसंट्रेशन निकालना है एट एनी टाइम T, आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बताऊं कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन का जबरदस्त उपयोग कहां पर आने वाला है? रेडियो एक्टिव रिएक्शंस में। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस में इसका जबरदस्त आपको इस्तेमाल देखने को मिल सकता है डियर, है ना। तो जब रेडियो एक्टिव आपका रिएक्शंस होते हैं तो एक के बाद एक बनता है, फिर और डीके होता है, फिर और डीके होता है, ये सिलसिला चलते रहता है। और खास बात है कि जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो कुछ ऐसे ही फॉर्मूलाज वहां पर जनरेट होते हुए आपको नजर आएंगे। तो यहां पर मान लीजिए ये ए से स्टार्ट हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे पैरेंट निकल आए, फिर ये बी में बना, ये डॉटर निकली आए। अब मैं अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि सर क्या हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को सिर्फ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, आप इसको केमिकल रिएक्शंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस आपको ध्यान रखने होंगे। वो कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये है कि जो हाफ लाइफ पीरियड होगा ए का, वो ग्रेटर देन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ बी होना चाहिए, और जो K2 होना चाहिए, रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड रिएक्शन, विल बी ग्रेटर देन K1 होना चाहिए। K2 ज्यादा होना चाहिए K1 से, और T हाफ इसका ज्यादा होना चाहिए। अब ऐसे ही रटने की कोई जरूरत थोड़ी है, आपको पता है T हाफ बराबर क्या होता है? 0.693/K फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। तो अगर जिसका टी हाफ ज्यादा होगा उसका रेट कांस्टेंट कम हो जाएगा, टी हाफ ए का ज्यादा है तो इसका रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दोनों कंडीशंस को ऐसे एक साथ रटने की अलग अलग जरूरत नहीं। आपने टी हाफ का कॉन्सेप्ट को समझ लिया, के का अपने आप समझ जाओगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा डियर, देखना पड़ेगा आपके क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी गई होगी उसके मुकाबले, और फिर आपके सामने एक रिलेशन आ जाता है कि AT/BT इज इक्वल्स टू K2 माइनस K1/K1। मतलब ये जो आप फॉर्मूला अलग अलग लगा रहे थे, आप बीटी निकालने के लिए इतने बड़े सारे फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे, अगर क्वेश्चन में ये हिंट दे दिया जाए, अगर क्वेश्चन में ये हिंट दे दिया जाए डियर, तो आपको बीटी निकालने के लिए सोचना नहीं है, आप एटी निकाल लोगे। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, ए नॉट e⁻ -K1 इंटू टी। हाँ, सीटी के लिए आपको लगाना पड़ेगा, सीटी के लिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम यहीं पर स्टैब्लिश हो रहा है बी के पास, इंटरमीडिएट के आसपास। तो सीटी के लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, लेकिन बीटी के लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपने एटी ये वाला फॉर्मूला लगा दिया फर्स्ट ऑर्डर वाला। एटी आपको पता है, K2 पता है, K1 पता है, बीटी आसानी से यहां से निकल जाएगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर? जहां पर हाफ लाइफ पीरियड ए का मतलब पैरेंट न्यूक्लियाई का हाफ लाइफ पीरियड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डॉटर न्यूक्लियाई। क्लियर? कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं है रिएक्शंस होगा तो फिर पैरेंट डॉटर न्यूक्लियाई नहीं होगा, वहां इंटरमीडिएट होने वाला है भाई, तो कोई दिक्कत की बात वहां पर नहीं आती है। नेक्स्ट बात करेंगे सेक्युलर इक्विलिब्रियम। यहां पर क्या होगा? जो पेरेंट न्यूक्लियाई होगा ना, उसका लाइफ बहुत लॉन्ग होगा, लॉन्ग लाइफ पीरियड होने वाला है, जिसके कारण हमको हमेशा लगेगा कि जो पेरेंट न्यूक्लियाई है ना, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, उसका कंसंट्रेशन, उसका अमाउंट हमेशा कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द रिएक्शन उसका अमाउंट क्या है? कांस्टेंट है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उसका लाइफ क्या होगा? लॉन्ग लाइफ पीरियड नजर आएगा। मतलब जो प्रोडक्शन रेट होगा वो डीके रेट के लगभग बराबर देखने को मिलेगा। बोलेंगे सर ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें, न्यूमेरिकल आ जाएगा तो कैसे पता करेंगे? तो न्यूमेरिकल आ जाएगा तो आपको ये देखना है कि जो ए का हाफ लाइफ पीरियड है क्या वो बहुत 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 ज्यादा है बी के मुकाबले, या फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं जो रेट कॉन्स्टेंट K2 है, मतलब ये वाला रिएक्शन में आप देखे होंगे ना,
अभी हमने बात की इस वाले रिएक्शन में ये जो K2 की वैल्यू है या तो ये बहुत ज्यादा होगा किसके मुकाबले, K1 के मुकाबले, या तो ये बहुत ज्यादा होगा किसके मुकाबले, K1 के मुकाबले। क्लियर है क्या? ओके। तो अगर ऐसा कंडीशन बन जाएगा तो AT बाई BT K2 बाई K1 के बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी पिछले वाले से ही आया है। पिछले वाले में हम लोग ने क्या देखा, AT बाई BT इज इक्वल्स टू K2 माइनस K1 बाई K1। अब K1 की वैल्यू बहुत कम है, आपको पता है ना कि कोई भी क्वांटिटी है, मान लीजिए x प्लस वाई आप लिख रहे हैं, चाहे x माइनस वाई लिख रहे हैं, अगर x इज मच 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 ग्रेटर देन y हो जाए तो आप यहां पर इस y को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्शन हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ही कर पाएंगे आप। तो यहां पर ये K2 माइनस K1 में ये K1 क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपके पास क्या निकल करके आ जाएगा, AT बाई BT इज इक्वल्स टू K2 बाई K1। कब, सेक्युलर इक्विलिब्रियम में। बोलेंगे सर कैसे पहचानेंगे, कंडीशन आपके पास, कंडीशन आपके पास है। बोलेंगे सर बहुत ज्यादा होगा कैसे पता चलेगा, अरे कम से कम 10 टू द पावर 3 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, 10 टू द पावर 3 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्लियर है डियर? इसके बाद आता है डिसइक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है। अगर अभी तक क्या हो रहा था, पेरेंट न्यूक्लियाई का हाफ लाइफ पीरियड ज्यादा हो रहा था, या तो ज्यादा हो रहा था या तो बहुत ज्यादा हो रहा था। लेकिन अगर बाय मिस्टेक जो इंटरमीडिएट बना है, मतलब जो डॉटर न्यूक्लियाई बना है, अगर उसका हाफ लाइफ पीरियड ज्यादा हो जाए तब उसको हम लोग ना सेक्युलर इक्विलिब्रियम कहेंगे, ना ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम कहेंगे, ना किसी तरीके का इक्विलिब्रियम कहेंगे, हम उसको डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे। और इस डिसइक्विलिब्रियम के कंडीशन में हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते, इससे रिलेटेड सवाल हमारे पास नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्लियर? तो हर एक बात आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, ठीक है। अब एक और बड़ा मजेदार सा बात है कि सर जो बी इंटरमीडिएट बन रहा है ना, इसका मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी किस टाइम पे होगा। ए से बी बन रहा है, बी से सी, मतलब एक तरफ से बन रहा है, दूसरी तरफ कंज्यूम हो रहा है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा ना जब बी का अमाउंट सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, अपने पीक पर होगा। तो वो टाइम कैसे निकाले, तो उस टाइम को निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है, 2.303 log K1 माइनस log K2 डिवाइडेड बाई K1 माइनस K2। क्लियर? आप इन सारे रिएक्शंस को, इन सारे फॉर्मूलाज को सिर्फ रेडियो एक्टिव रिएक्शंस नहीं या रेडियो एक्टिव डीके नहीं, आप केमिकल रिएक्शंस के केसेस में भी यूज कर सकते हैं डियर। बस याद रखना कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन पहचानना मैंने सिखा दिया, ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम सिखा दिया कैसे पहचानोगे, सेक्युलर इक्विलिब्रियम सिखा दिया कैसे पहचानोगे, बस पहचानना है, फॉर्मूला लगा देना। अरे केमिस्ट्री में कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी आ सकती है, कैलकुलेशन थोड़ी सी डरावनी आ सकती है, लेकिन डरने का नहीं है अपने को। क्लियर? आइए इससे रिलेटेड एक सवाल भी देख लिया जाए ताकि आपका मन हल्का हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए कि हाँ भैया हम इस तरह के सवाल को लगा सकते हैं। तो फॉर द रिएक्शन आप देख रहे हो कि आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है CrH2O4 Cl2 प्लस एक्वस, बीच में एक इंटरमीडिएट बन रहा है, फिर ये फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। K1 और K2 का वैल्यू आपको दे दिया गया है, इट इज नॉट मच ग्रेटर, है ना। तो यहां पर क्या पूछा, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ CrH2O4 Cl2, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे दिया गया है एट 273 केल्विन इज दिस, देन कैलकुलेट द टाइम एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ CrH2O5 Cl2+, मतलब इंटरमीडिएट का जो कंसंट्रेशन है ये कब जाकर के मैक्सिमम होगा। अब बहुत जन क्या होंगे इसमें परेशान हो जाएंगे, भैया इनिशियल कंसंट्रेशन दे दिया सर, टेम्परेचर दे दिया, इसका भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है कि इंटरमीडिएट का हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी या मैक्सिमम अमाउंट कब होगा, किस समय होगा, तो उसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा, T बराबर 2.303 log K1 माइनस log K2 डिवाइडेड बाई K1 माइनस K2। ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा। आपके पास K1 है क्या, हाँ है, K2 है क्या, पुट कर दीजिए। तो यहां पर T बराबर क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, 2.303 log K1 के जगह पे क्या आ जाएगा, 1.78 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस log 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई K1 माइनस K2, that is 1.78 into 10 to the power minus 3 minus 5.8 into 10 to the power minus 5।
अब मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की बात होती है ना, या मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की बात हमेशा इसी कंडीशन में होगी, क्योंकि मैक्सिमम बी कब बन पाएगा, जब उसका एग्जिस्टेंस, जब उसका हाफ लाइफ पीरियड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब हाफ लाइफ पीरियड बी का ज़्यादा होगा तभी बी का मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की बात की जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर K1 क्या है, ज़्यादा है K2 के मुकाबले, और K1 अगर K2 से ज़्यादा है तो हाफ लाइफ पीरियड किसका ज़्यादा होगा, बी का ज़्यादा होगा। क्लियर? तो बस आपको इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, t बराबर 2.303 log 1.78 इंटू 10 टू द पावर -3 बाई 5.8 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -3 को कॉमन निकाल लो, 1.78 है माइनस 5.8 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये हो जाएगा t 2.303 log, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा log 1780 बाई 5.8। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या? तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। डिवाइडेड बाई, अब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.058, 1.78 में आप माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 1.722 इंटू 10 टू द पावर -3। अच्छा, इसकी अगर आप वैल्यू देखोगे तो लॉग, ये वैल्यू आपको एग्जाम हॉल में दे दी जाएगी, मतलब एग्जाम हॉल में कोई आकर के नहीं बताने वाला है, आपके क्वेश्चन पेपर में दे दी जाएगी। अगर इतना रफ कैलकुलेशन होगा तो ये हो जाएगा 1.466। ठीक, इसकी वैल्यू आपको एग्जाम हॉल में दे दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में 2.303 ये हो जाएगा 1.466 डिवाइडेड बाई 1.722 इंटू 10 टू द पावर -3। कैलकुलेशन को देख करके मत डरिए, इतना ड्रास्टिक कैलकुलेशन में भी आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट को जरूर आप दिमाग में फिट करें। तो ये जाएगा 2.303 इंटू 1.466 डिवाइडेड बाई 1.722 इंटू 10 टू द पावर 3। तो यहाँ जो टाइम निकल के आएगा वो लगभग 190 सेकेंड के 1990 के आसपास आएगा। क्लियर? तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है ए बी सी डी में से? यस, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर डियर। तो आई होप तुम्हें मजा आया होगा इस कॉन्सेप्ट को सीख करके कि कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन के केस में किस तरीके के फॉर्मूलाज इस्तेमाल में आने वाले, किस तरीके के सवाल आने वाले विथ प्रॉपर कंडीशंस। खाली फॉर्मूला रट्टा मारने से नहीं चलेगा, कंसेप्ट के डेफिनेशन को रट्टा मार लेने से नहीं चलेगा, आपको कंसेप्ट के डेफिनेशन को भी समझना पड़ेगा और फॉर्मूलास के कंडीशन को भी समझना पड़ेगा, कब कौन सा फॉर्मूला को लगाना है, कब नहीं लगाना है। तभी आप जेईई एडवांस के सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है जेईई एडवांस जो है वो बेसिक्स के साथ खेलता है। बेसिक्स मतलब क्या? बेसिक्स का मतलब साफ साफ यही होता है कि आपका 0 टू हीरो तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आई होप आपको मजा आया होगा, और अगर आपको मजा आया है डियर तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो कि यहाँ जेईई एडवांस के जबरदस्त कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।